जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम को पूरी तरीके से खत्म करेंगे और पूरा साथियों हम लोग यहां पर सिलेबस देखने की कोशिश करेंगे एसएससी जीडी 2025 एग्जाम के लिए। तो मैं कहूंगा साथियों सबसे पहले हम लोग यहां पर हिंदी देखेंगे, उसके बाद जीके जीएस देखेंगे और उसके बाद साथियों रीजनिंग और उसके बाद मैथ, यानी कि जो जहां जहां से क्वेश्चन आते हैं ना आपके एग्जाम में साथियों, उन सभी चीजों को हम लोग यहां पर देखेंगे। तो सभी के सभी बहुत टॉप लेवल के क्वेश्चन हैं, इन सभी क्वेश्चन के आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। चलिए तो अपनी तैयारी को साथियों मजबूत कीजिएगा और मैं यहां पर हिंदी के आपको साथियों 20 क्वेश्चन करवाऊंगा। 20 में से कम आपको 11 से 12 प्रश्न तो हर हालत में करने ही करना। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो सुषमा लिखा हुआ है, सुषमा कैसे लिखा जाता है साथियों? जैसे मैंने यहां पर लिखा हुआ है ऐसे लिखा जाता है। और ऐसे कहां पर लिखा हुआ? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि पल्ला पकड़ना। आपने सुना होगा भाई, जब आपका पल्ला पकड़ लिया तो काम बन ही जाएगा। पल्ला पकड़ने का मतलब होता है साथियों किसी का सहारा लेना। क्या? किसी का सहारा लेना साथियों इसका राइट आंसर होता है, जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। साथियों आप लोग आंसर देते रहिए आपके अकॉर्डिंग, और आपको मुझसे पहले आंसर देना है ताकि मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि मैं तो आपको साथ ही साथ समझा रहा हूं, ठीक है ना। चलिए तो इसका आंसर बताइए मुझे। सादा जीवन उच्च विचार होना चाहिए, या सादा जीवन निम्न विचार होना चाहिए, या सादा जीवन विचित्र विचार, या साथियों सादा जीवन सरल विचार। तो मैं कहूंगा कहावत अगर हमें पूरी करना है तो सादा जीवन उच्च विचार ही जीने का मूल मंत्र होना चाहिए। ये आपका यहां पर राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि जो स्त्री विद्वान हो, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द मुझे बताइए क्या हो सकता है। देखिए अब यहां पर आपके साथियों आपके साथ बहुत सारे पूछे जाते हैं, जैसे कि अगर साथियों आपसे पूछ लिया जाए जिसे जीत लिया गया हो। क्या? अगर आपसे पूछा जाए जिसे जीत लिया गया हो, क्या साथियों जिसे जीत लिया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो मैं कहूंगा उसे विजित कहा जाता है, जिसे जीत लिया गया हो, ठीक है ना। अगर आपसे साथियों पूछ लिया जाए कि जिसकी जानकारी बहुत अधिक हो, क्या? जिसकी जानकारी बहुत अधिक हो, क्या? जिसकी जानकारी बहुत अधिक हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो साथियों उसके लिए आप लोग ध्यान रखेंगे उसको विज्ञ कहा जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहां पर अगर बात करते हैं साथियों विदुर की, के विदुर का मतलब क्या होता है? देखिए जिसकी पत्नी मर चुकी होती है, क्या? जिसकी पत्नी मर चुकी होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको साथियों विदुर कहा जाता है। और जिसका पति मर चुका होता है, जिसका पति मर चुका होता है उस औरत को विधवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विधवा कहा जाता है। तो अगर किसी की पत्नी साथियों मर चुकी है ना, किसी की पत्नी मर चुकी है तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको विधुर कहा जाएगा। जब हम यहां पर बात करते हैं कि जो स्त्री विद्वान हो उसको क्या कहा जाएगा? उसको विदुषी कहा जाएगा, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट। और यहां पर मैं देख पा रहा हूं नीलम का, अर्पित का, सोनम का, नीतीश का, अर्चना, विनोद, पूजा, ठीक है ना, सभी का, सूर्य का, सभी का आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए आपके स्क्रीन पर कह रहे कि मैंने एक गाय और एक भैंस खरीदी या खरीदे या खरीदा या खरीदे। यहां पर साथियों कौन सा शब्द आएगा ये आपको बताना है। मैं कहूंगा मैंने एक गाय और एक भैंस खरीदी, तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए वाला शब्द बिल्कुल करेक्ट तरीके से आएगा। अगला देखिए कह रहे कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द मुझे बताइए कि शुद्ध वर्तनी यानी कि निष्पक्ष कैसे लिखा जाता है, बताइए। साथियों देखिए 20 क्वेश्चन हम लोग पूरे हिंदी के देखेंगे, उसके बाद जीएस के 20 क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद रीजनिंग के एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चन देखेंगे और मैथ के। तो आप अगर वाकई में अपने सपने को पूरा करना चाहते हो, आपने सोच लिया है कि इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है, तो मैं कहूंगा कि ये पूरी क्लास साथियों आपको एंड तक देखना चाहिए। ये क्लास देखने के बाद साथियों आपकी तैयारी में मैं कहूंगा 4 चांद लगने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए अब यहां पर अगर बात करें निष्पक्ष कैसे लिखा जाता है, जैसे ऑप्शन नंबर ए में आपका लिखा हुआ ऐसे लिखा जाता है निष्पक्ष, जिनका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट है। भीगी बिल्ली बनना, इस मुहावरे का साथियों मतलब क्या हो सकता है? देखिए भीगी बिल्ली बनने का मतलब होता है सहम जाना। क्या इसका मतलब होता है? सहम जाना। इसका मतलब होता है पोषक का विलोम क्या होगा मुझे बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें कि दुर्बल का अगर आपसे विलोम पूछ लिया जाए तो दुर्बल का विलोम क्या होता है? सबल होता है। दुर्बल का विलोम साथियों सबल हो जाएगा। अगर आपसे क्षीण का विलोम पूछा जाए तो आपको क्या बताना है साथियों? पुष्ट बताना है। यानी कि दुर्बल का विलोम सबल, क्षीण का विलोम साथियों पुष्ट हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि पोषक का विलोम क्या होगा तो पोषक का विलोम शोषक होता है। इसलिए जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए कह रहे कि भाड़ झोंकना, ये एक साथियों मुहावरा है और इस मुहावरे का मतलब आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो ढील देना,
थक जाना, व्यर्थ समय खोना या निराश हो जाना। मैं कहूंगा भाड़ झोंकने का मतलब क्या होता है? व्यर्थ समय खोना। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगला देखिए आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल की अगर बात करें कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए, तो मैं कहूंगा दुष्कर कैसे लिखा जाता है, जैसे आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है दुष्कर। उसके बाद देखिए दिए गए शब्द का विलोम क्या होगा, यानी कि आदान का विलोम आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें निधन का, अगर बात करें कि निधन का मतलब क्या होता है साथियों? किसी का निधन हो गया है। यहां पर अगर आदान का विलोम की बात करें तो आदान का विलोम आपने सुना होगा, प्रदान होता है। आदान का विलोम क्या होता है? प्रदान होता है। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कह रहे दिन से ऋतु में ठंडक है, दिन से मौसम में ठंडक है, या दिन से शीत में ठंडक है, या जलवायु में ठंडक है। तो यहां पर आपका राइट आंसर साथियों किस ऑप्शन के साथ जा सकता है, देखिए और फटाफट साथियों बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। चलिए तो मैं कहूंगा देखिए दिन से मौसम में ठंडक है, ये होना चाहिए। दिन से मौसम में ठंडक है, या आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिए कह रहे कि इस लोक से संबंधित जो होता है ना, उसको क्या कहा जाता है, बताइए। साथियों जिन लोगों ने भी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो लोग साथियों चैनल पर नए हैं, चैनल को उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो मेरा मानना है कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कहूंगा ये एकमात्र क्लास आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए काफी होगी अगर आप इस क्लास को डेली देखते हैं। आपकी तैयारी कुछ ही दिन में आप देखिएगा कि आसमान साथियों शून्य से शिखर पहुंचाने वाली ये क्लास है, तो इस क्लास को बिल्कुल मिस आपको नहीं करना है। खैर चलिए कह रहे कि इस लोक से जो संबंधित होता है ना, उसको साथियों लौकिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लौकिक कहा जाता है। और जो इस लोक से संबंधित नहीं है उसको अलौकिक कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिए कह रहे कि बिजली शब्द का समानार्थी शब्द यहां पर क्या हो सकता है, मुझे बताइए। देखिए बिजली के तो कई सारी पर्यायवाची आप लोगों को मालूम होना चाहिए। बिजली को साथियों तड़ित कहा जाता है, आपसे ये पूछा जाएगा बिजली को तड़ित कहा जाता है। बिजली को साथियों विद्युत भी कहा जाता है। बिजली को चंचला भी कहा जाता है। क्या? बिजली को चंचला भी कहा जाता है। और बिजली को ही चपला भी कहा जाता है। क्या साथियों? बिजली को चपला भी कहा जाता है। चलिए और इस अटवी का क्या बात करें साथियों, अटवी का मतलब पता क्या होता है? वन होता है। इसका मतलब साथियों जंगल होता है। क्या होता है? इसका मतलब जंगल होता है। इसको साथियों विपिन भी कहते हैं, जंगल को विपिन भी कहते हैं। और जंगल को साथियों अरण्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरण्य भी कहा जाता है। और कानन भी इसी को कहते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और कांतार भी इसी को कहते हैं। जंगल के ये सारे पर्यायवाची हैं, ये आप लोग साथियों यहाँ पर ध्यान रखेंगे। शर्वरी की बात करें तो ये रात का पर्यायवाची है। क्या? रात का पर्यायवाची है साथियों। रात को रात्रि भी कहा जाता है, ठीक है ना। रात को रात्रि भी कहते हैं, रात को रजनी भी कहते हैं। क्या रात को निशा भी कहते हैं? मैं कहूंगा बिल्कुल रात को निशा भी कहते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें, मैं कहूंगा बिजली का पर्यायवाची इसमें से दामिनी हो जाएगा। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए हर एक टॉपिक से साथियों क्वेश्चन लिए गए, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, हर एक टॉपिक को टच करती हुई ये क्लास साथियों निकलेगी। खैर अगला देखिए कह रहे कि आकाश का समानार्थी शब्द क्या हो सकता है, मुझे बताइए। तो आकाश के भी साथियों कई सारे समानार्थी होते हैं। आकाश को अंबर नहीं कहते, मैं कहूंगा बिल्कुल अंबर कहते हैं साथियों आकाश को। आकाश को व्योम भी कहते हैं और आकाश को अनंत भी कहते हैं। साथियों जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर हो रहा है। आकाश को आसमान भी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं भाई, आसमान भी कहते हैं, ठीक है ना। और आकाश को नभ भी कहते हैं, और आकाश को गगन भी कहते हैं, ठीक है ना। गगन भी कहते हैं आकाश को। मैं कहूंगा इसमें से मैंने क्या बताया? मैंने आपको अंबर बताया, यानी कि आकाश को अंबर कहा जाता है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है साथियों, फटाफट आंसर आप लोग बताते रहिए। और ये सवाल की अगर बात करें बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहे कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं वाले ऑप्शन को आपको चुनना है। लिखा हुआ है कोई किसी को सिखाता नहीं कि ऐसी उच्चारण करो। अब यहां पर दिक्कत कहां पर है, त्रुटि कहां पर है, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए कोई किसी को सिखाता नहीं, ये बिल्कुल सही है कि ये भी सही है। ऐसी उच्चारण करो, यहां पर ऐसी नहीं आना चाहिए साथियों, ऐसा आना चाहिए, क्योंकि उच्चारण एक पुल्लिंग शब्द है तो ऐसी थोड़ी ना आएगा, ऐसा आएगा। तो मैं कहूंगा इस तीसरे वाले में दिक्कत है तो ये तीसरा वाला आपका राइट आंसर हो गया। उसके बाद देखिए 10 आदमियों ने नाव से नदी को पार किया, इसमें कहां पर
पर दिक्कत है? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है। 10 आदमियों ने, सही है। नाव से, बिल्कुल सही है। नदी को पार किया है, बिल्कुल सही है। तो मैं कहूंगा कोई त्रुटि नहीं है, हम ये वाला ऑप्शन का चयन करेंगे। अगला देखिए आपके स्क्रीन पर साथियों शब्द है, आपसे कहा जा रहा है कि भाइयों के झगड़े का हेतु क्या, भाइयों के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? कह रहे कि रेखांकित जो शब्द है, ये रेखांकित शब्द, इसकी जगह पर कौन सा शब्द आएगा, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अब यहां पर लक्ष्य आना चाहिए, कारण आना चाहिए, उद्देश्य आना चाहिए या प्रयोजन आना चाहिए। मैं कहूंगा भाइयों के झगड़े का कारण आना चाहिए। भाइयों के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? तो यहां पर हेतु की जगह पर कारण आना चाहिए। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर बी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट। परीक्षा की तरीका बदलनी चाहिए, यहां पर ये होना चाहिए, या परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए, या उपाय बदलनी चाहिए, या ढांचा बदलना चाहिए। खाली जगह में कौन सा शब्द आएगा? ये एसएससी जीडी के साथ फेवरेट क्वेश्चन है, जो खाली जगह वाले शब्द है ना, खाली जगह वाले शब्द, ये समझ लीजिए 2 से 3 सवाल आ जाते हैं। मैंने देखा है कई सारी शिफ्ट में 20 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन खाली जगह के आ चुके हैं, ठीक है ना। तो जैसा साथियों पैटर्न रहा है पिछली बार का, जिस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, उसी टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। खैर, परीक्षा की बदलनी चाहिए, प्रणाली बदलनी चाहिए, ये आपका यहां पर साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए साथियों, कह रहे जो पुरुष लोही की तरह बलिष्ठ हो उसको क्या कहा जाएगा? सज्जन पुरुष, राक्षस, दानव, लौह पुरुष। तो उसको तो लौह पुरुष कहा जाएगा, जो पुरुष लोही की तरह बलिष्ठ हो। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो अब आपके सामने साथियों सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। कौन से सब्जेक्ट के साथियों? अब 20 क्वेश्चन हम लोगों ने यहां पर हिंदी के देखे, और अब हम लोग 20 क्वेश्चन साथियों यहां पर सामान्य ज्ञान के देखेंगे। तो बिल्कुल साथियों तैयार हो जाइए इन सामान्य ज्ञान के 20 क्वेश्चंस को करने में, ठीक है ना। और मैं कहूंगा यहां से आपके कई सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे अपने रियल एग्जाम में। तो देखिए पहला सवाल है, कह रहे भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों, यानी कि कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि नए राज्यों के गठन के बारे में, जो राज्यों की सीमाओं है इसमें फेरबदल हो सकता है। तो नए राज्यों के गठन के बारे में तो साथियों अनुच्छेद 3 कहता है। कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 3 कहता है। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अनुच्छेद 1 में क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं संघ का नाम क्या, संघ का नाम के बारे में साथियों क्या, और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? मैं कहूंगा अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है संघ के नाम और राज्य के क्षेत्र के बारे में, ठीक है ना। अनुच्छेद 10 की जब हम बात करते हैं साथियों, इसमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। किससे? नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 2 में क्या लिखा हुआ है कि जो विधि के द्वारा संघ में जो नए राज्यों का प्रवेश है, क्या साथियों नए राज्यों का प्रवेश है, ये कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है? देखिए नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश या नए राज्यों की स्थापना के बारे में कौन सा अनुच्छेद कहता है? मैं कहूंगा अनुच्छेद 2 कहता है। तो ये 4 अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है और चारों के बारे में मैंने आपको बताया। अगला देखिए आपके स्क्रीन पर साथियों है, कह रहे कि भारतीय सुरक्षा बल के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? मुझे बताइए। देखिए भारतीय सुरक्षा बल के सर्वोच्च कमांडर तो राष्ट्रपति होते हैं, जो भी उस समय के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। और अभी साथियों कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी है ना, द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति है ना। तो मैं कहूंगा साथियों इसका द्रौपदी मुर्मू जी आंसर हो जाना चाहिए। खैर अगला देखिए, कह रहे कि भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? यानी कि हमें सबसे पहले यह देखना होगा कि भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन कौन सी बातें बिल्कुल सही हैं। देखिए राष्ट्रपति साहब प्रधानमंत्री और मंत्रालय की परिषद की नियुक्ति करते हैं, बिल्कुल सही। राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करते हैं और जितने मंत्रालय में मंत्री होते हैं उनकी भी नियुक्ति करते हैं, ये तो बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक होते हैं, मैं कहूंगा बिल्कुल राष्ट्रपति ही देश के प्रथम नागरिक कहलाए जाते हैं। क्या वह रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं? अभी हम लोगों ने यहां पर पढ़ा सुरक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होते हैं, ये भी सही है। क्या वह राष्ट्रपति की राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकते? मैं कहूंगा गलत, कर सकते हैं। क्या राष्ट्रपति जो होते हैं ना साथियों, ये राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो ये तो साथियों गलत हो जाएगा। अब गलत हो जाएगा तो मैं कहूंगा यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लिखा था कौन सा सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला सत्य नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका राइट आंसर। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए,
कहने के भारत के राष्ट्रीय वृक्ष साथियों, जो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है ना साथियों, ये क्या है ये मुझे बता दीजिए। देखिए अगर राष्ट्रीय पक्षी की जब हम बात करते हैं कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी साथियों मोर है। और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष की अगर बात करें तो बरगद है। इस प्रकार जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। मैं देख रहा हूं साथियों लगातार मेरी जो नजर है ना, नजर ये कमेंट की तरफ भी साथियों बनी हुई है। मैं देख रहा हूं कि कौन कौन आंसर सही दे रहा है और कौन कौन आंसर सही नहीं दे पा रहा है। खैर कोई दिक्कत नहीं है साथियों। देखिए जनगण मन को संविधान सभा के द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया? बताइए भाई कब स्वीकार किया गया? तो आपको मालूम होना चाहिए 1950 में स्वीकार किया गया। 1950 दो ऑप्शन में है। मैं कहूंगा साथियों 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कौन सा जीव भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है बताइए। चलिए तो अगर बात करें साथियों गंगा नदी की जो डॉल्फिन मछली है ना, ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा मुझे बताइए। तो भारत का साथियों राष्ट्रीय गीत की अगर बात करें तो किसने लिखा, यानी कि वंदे मातरम किसने लिखा? तो वंदे मातरम तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। इस प्रकार जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कौन सी नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें स्वेज नहर की, तो ये स्वेज नहर आखिर है कहां पर? तो मैं कहूंगा स्वेज नहर साथियों मिस्र में है। अगर बात करें साथियों ये किसके किसके बीच में है, यानी कि ये किसको किसको जोड़ती है? तो ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। क्या साथियों? जो आपकी स्वेज नहर है ना, ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। ये सवाल आपसे बार बार बहुत पूछा जाता है, इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर यहां पर हम लोग बात करते हैं पनामा नहर की, तो पनामा नहर की बात करें, पनामा एक जगह है साथियों, ये वहां पर है। पनामा नहर आपकी वहां पर किसको किसको जोड़ती है? ये कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। क्या साथियों? ये प्रशांत, ठीक है ना, इसकी अगर बात करें साथियों ये प्रशांत महासागर को जोड़ती है और कैरेबियन सागर को जोड़ती है। ये आपको ध्यान रखना है, सवाल यहां से बनता है। कील नहर की जब हम साथियों बात करते हैं तो ये उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। क्या साथियों? उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, ठीक है ना, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। कैरित नहर की जब हम बात करते हैं साथियों तो ये सुरोनिक खाड़ी को कुरिंथ की खाड़ी से जोड़ती है। लेकिन यहां पर अगर बात करें प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से साथियों जोड़ती है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? तो प्रशांत महासागर को देखिए यहां पर अगर बात करें, मैंने आपको बताया यहां पर अगर बात करें साथियों पनामा नहर आपका राइट आंसर होगा। मैं कहूंगा बिल्कुल पनामा नहर आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि साथियों अटलांटिक महासागर कह लो, ठीक है ना, या एक तरीके से साथियों कैरेबियन सागर। देखिए दो तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। कैरेबियन सागर प्रशांत महासागर के बीच पनामा नहर है तो बिल्कुल सही है। अगर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर आ जाए तब भी एक ही बात है, यानी कि अटलांटिक महासागर या कैरेबियन सागर एक ही बात है, ठीक है। इसलिए मैंने साथियों प्रशांत महासागर तो यहां पर लिखा, लेकिन अटलांटिक महासागर की जगह मैंने कैरेबियन सागर लिख दिया, क्योंकि कैरेबियन सागर ही अटलांटिक महासागर कहलाया जाता है। तो ये फैक्ट आप लोग ध्यान रखेंगे। खैर अगले नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर, बताइए। चलिए देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण शील शहर नील नदी के तट पर? अब यहां से कई सारे सवाल बनते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि लंदन जो कि यूके में है, लंदन किस नदी के किनारे पर है? तो लंदन साथियों टेम्स नदी के किनारे पर है। अगर आपसे पूछे जाए साथियों बगदाद ये कहां पर है? तो ये इराक में है। और ये कौन सी नदी के किनारे पर है साथियों? ये टिग्रिस नदी के किनारे पर है। कहां पर है? ये टिग्रिस नदी के किनारे पर है, ठीक है ना। लेकिन जब हम साथियों यहां पर बात करते हैं किसकी, बुडापेस्ट की जब हम बात करते हैं तो ये साथियों बुडापेस्ट जो है ना ये हंगरी में है, ये डेन्यूब नदी के किनारे पर है। कहां पर है? ये डेन्यूब नदी के किनारे पर है। और बात करें अगर नील नदी के तट पर क्या है, तो नील नदी के तट पर साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे सिकंदरिया है। अच्छा बात करें ये सिकंदरिया कहां पर है? ये साथियों मिस्र में है। सिकंदरिया कहां पर है? मिस्र में है। और सिकंदरिया ही नील नदी के तट पर है। इसलिए आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर बी मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए
अब उसके बाद देखिए माले किस देश की राजधानी है, मुझे बताइए। देखिए माँ से हो जाएगा माले और माँ से हो जाएगा मालदीव। तो मैं कहूंगा साथियों कि माले किस देश की राजधानी है, तो मालदीव की राजधानी है, यानी कि मालदीव देश की राजधानी क्या है, तो आपको बताना है साथियों माले है। अब यहां पर अगर साथियों बात करें, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मॉरिशस की राजधानी क्या है, तो मॉरिशस की राजधानी साथियों पोर्ट लुइस है। क्या है? मॉरिशस की राजधानी की अगर बात करें तो पोर्ट लुइस है। अगर आपसे पूछा जाए मलेशिया की राजधानी है, तो साथियों मलेशिया की राजधानी की अगर बात करें तो कुआलालंपुर है। क्या है साथियों? कुआलालंपुर ये मलेशिया की राजधानी है। अगर लक्षद्वीप की राजधानी की बात करते हैं साथियों तो कवरत्ती है। क्या है साथियों? कवरत्ती है। तो इस प्रकार आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। और मैं देख पा रहा हूं, ठीक है, अमन का, नित्या का, अर्चना का, पूजा, अंजना, नीलम, गणेश, मदन, नीलम, बीएसएफ, प्रेम, अमन, सभी का आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए साथियों, कह रहे कि मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद के लेखक मुझे फटाफट साथियों आंसर आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। चलिए, तो अगर आपका जवाब साथियों जयदेव है, क्या आपका जवाब है? अगर आपका जवाब साथियों जयदेव है तो मैं कहूंगा आपका जवाब यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए भाई, अब यहां पर अगर बात करें साथियों जयदेव की अगर बात करें, एक तो देखिए गीत गोविंद किसकी रचना है, तो आपको बताना है जयदेव की। एक साथियों रति मंजरी बहुत पूछी जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि रति मंजरी किसकी रचना है, तो रति मंजरी जयदेव की रचना है। अगर आपसे पूछा जाए बीजक किसकी रचना है, तो बीजक कबीर दास की रचना है। और तुलसीदास की रचना है तो बहुत सारी, जैसे कि रामचरितमानस हो गई, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, ये सब तुलसीदास की रचनाएं हैं। ये भी आपको साथियों मालूम होना चाहिए। चलिए, अच्छा एक रचना है जैसे कि यहां पर गीत गोविंद लिखी हुई है, ठीक है, गीत गोविंद, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए गीत गोविंद टीका, उसके साथ टीका भी आ जाए, तो गीत गोविंद टीका किसकी रचना है? ये मीराबाई की रचना है। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब गलत कथन का आपको चयन करना है कि औरंगजेब के संबंध में कौन सा कथन गलत है। उसे आलमगीर के नाम से जाना जाता है औरंगजेब को, मैं कहूंगा ये बात तो बिल्कुल सही है। आलमगीर, आलमगीर भी कहते हैं साथियों औरंगजेब को, और जिंदा पीर भी कहते हैं औरंगजेब को। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर बात करें सत्ता के लिए अपने संघर्ष में औरंगजेब ने अपने भाई के द्वारा, अपने भाई के, अच्छा अपने भाई दारा शिकोह, जो दारा शिकोह था ना, अपने भाई दारा शिकोह को लड़ाई में निर्णायक रूप से हराया था, बिल्कुल, और अपने पिता को आगरा में अपने ही महल में नजरबंद किया था। ये बात भी बिल्कुल सही, ये भी सही है, ये भी सही है। कह रहे कि वह शाहजहां और मुमताज महल का दूसरा पुत्र था। नहीं साथियों, 18वीं शताब्दी के मध्य में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन होता चला गया। तो मैं कहूंगा बिल्कुल, यानी कि गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी वाला गलत है। ये गलत है तो यह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिए आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में किसकी मृत्यु हुई थी, जिन्हें आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था? तो किसकी बात चल रही है साथियों बताइए। मैं कहूंगा साथियों राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका अकबर के साथ जाएगा, क्योंकि 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में अकबर की मृत्यु हुई थी। किसकी? अकबर की मृत्यु हुई थी, जिन्हें आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे हैं कि साथियों राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस लिए दी गई थी बताइए। तो किस लिए फांसी दी गई थी? मैं कहूंगा काकोरी ट्रेन डकैती के मामले में इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन आते हैं यहां पर, आप लोग देख लीजिए करंट अफेयर के कि कौन कौन से करंट अफेयर के सवाल आपसे यहां पर पूछे जा सकते हैं। कह रहे कि गोयम विना मूल्य विज योजना शुरू की गई। कहां पर शुरू की गई साथियों? ये योजना तो गोवा की योजना है, गोवा में ये योजना शुरू की गई है। उसके बाद देखिए हाल ही में किसने इस्पात मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव का पदभार संभाला है? तो मैं कहूंगा यहां पर आपका राइट आंसर चंद्रलाल दास के साथ जाना चाहिए। यानी कि इस्पात मंत्रालय के जो अतिरिक्त सचिव बने हैं ना, वो कौन बने हैं? वो चंद्रलाल दास बने हैं। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। साथियों देखिए मैं आपको यहां पर सारी चीजें कराऊंगा, हिंदी भी, जीके भी, और प्लस करंट अफेयर के जो चुनिंदा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, वो भी साथियों मैं आपको कराऊंगा। यानी कि बिल्कुल कंप्लीटली तौर पर आपकी तैयारी कराई जाएगी इस चैनल के माध्यम से। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए। और बताइए इसका राइट आंसर कि हाल ही में सरकार ने विमान रख रखाव और मरम्मत और उसकी ओवरहॉलिंग में कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी है? तो मैं कहूंगा 100% एफडीआई को मंजूरी दी है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ। कह रहे कि श्रीराम कैपिटल को
ARC लॉन्च करने के लिए किसकी मंजूरी मिली है? तो किसकी मंजूरी मिली है? RBI की मंजूरी मिली है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए कह रहे कि किसे झारखंड विधानसभा चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो मैं कहूंगा साथियों महेंद्र सिंह धोनी की जब हम बात करते हैं तो झारखंड विधानसभा चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया गया है, जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल करेक्ट है। अब अगला सवाल देखिए, और आज की इस वीडियो की बात करें इसके बाद साथियों रीजनिंग के क्वेश्चंस आपके सामने शुरू हो जाएंगे। इस सवाल की अगर बात करें कह रहे कि गंगा उत्सव 2024 मनाया जाएगा, तो यह कहां पर मनाया जाएगा? यह हरिद्वार में मनाया जाएगा, गंगा उत्सव 2024। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। खैर अब यहां पर अगर बात करें साथियों रीजनिंग के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, तो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहे कि मधुमक्खियां अगर भिनभिनाती हैं तो मुर्गियां क्या करती हैं? गरजती हैं, किकियाती हैं, कुटकुटाती हैं या चहचहाती हैं? फटाफट साथियों बताइए आंसर क्या होगा। मधुमक्खियां भिनभिनाती हैं, ठीक है, मधुमक्खियां भिनभिनाती हैं। मुर्गियां गरजती थोड़ी ना है, किकियाती कुट 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 करती हैं। आपने भी सुना होगा मुर्गियां हमेशा क्या कुट 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 दाना वगैरह चुगती रहती है, तो कुट कुट की आवाज आती रहती है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए क्या कर देता हूं, आपके लिए साथियों जूम कर देता हूं। वैसे इसको हो सकता है देखने में आपको दिक्कत लगे, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं कैसे ये सवाल होगा। देखिए इस आकृति से ये वाली आकृति बनाई गई है और इस वाली आकृति से ये वाली आकृति बनाई गई है, तो इस वाली आकृति से ये आकृति बनेगी, तो कैसी बनेगी? ऑप्शन नंबर ए वाली, बी वाली, सी वाली या साथियों डी वाली। तो यहां पर अगर बात करें देखिए ये जैसे कि ये दूसरा वाला यहां पर जो है इसमें ये पहला वाला हो गया है, यानी कि इसका ये आ गया है, और इसकी बात करें साथियों तो कुछ ये लग रहा है और इसका ये लग रहा है, और ये वाली जो लाइन थी ना वो यहां पर आ गई है और उल्टी हो गई है, ठीक है। उसी प्रकार अगर बात करें साथियों यहां पर अगर बात करें साथियों ये वाली आ गई है और ये जो है ना ये वाली आ गई है, ठीक। अब यहां पर अब जैसी ये लाइन थी ना वैसे ये लिख दी गई और ये वाली लाइन इधर आ गई है, उल्टी कर दी गई है। तो अब यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करें यहां पर कैसे क्या होगा जरा देखिए, ये वाली लाइन यहां पर आ जाएगी। यहां पर कैसे ये वाली लाइन, एक तो यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, यहां पर नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब ये वाली लाइन की बात करें, ये वाली लाइन ऐसे ही आएगी, तो ये वाली लाइन ऐसे यहां पर है, यहां पर है, ठीक है ना, यहां पर भी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब उसके बाद अगर बात करें साथियों यहां पर क्या आ जाना चाहिए, यहां पर अब ये सर्किल वाली आ जाना चाहिए जो कि साथियों इसमें है, और उसके बाद ये वाली आ जाना चाहिए। तो मैं कहूंगा कि कुल मिला के आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। थोड़ा सा धुंधला क्वेश्चन था, आपने थोड़ा सा मैनेज किया। चलिए अब उसके बाद देखिए कह रहे कि विशिष्ट कूट भाषा में यानी कि LEMON को क्या लिखा जाता है? ELMNO लिखा जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि CLUSTER को क्या लिखा जा सकता है, मुझे बताइए। देखिए मैंने जब थोड़ा सा ध्यान से यहां पर देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जो लेटर यहां पर लिखे हैं ना वही लेटर यहां पर लिखे, बस आगे पीछे उल्टा सीधे इधर उधर कर दिया गया, बस इतना सा फर्क है। तो मैं कहूंगा कि देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सबसे इसमें पहले सबसे क्या आता है? E आता है, तो E साथियों सबसे पहले लिख दिया गया ये। उसके बाद L 12 पर आता है, L साथियों लिख दिया गया। उसके बाद M आता है, लिख दिया गया। उसके बाद N आता है, N 14 पर आता है, और O 15 पर आता है, O लिख दिया गया। तो ये यही तो है ELMNO, यानी कि मुझे मालूम पड़ गया है कि इसमें क्रम से आरोही क्रम का इसमें साथियों फॉलो किया गया है, रूल आरोही क्रम का, यानी कि जो सबसे पहले आता है फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद, तो C सबसे पहले आता है तो C एक यहां पर है, C सबसे यहां पर है। उसके बाद साथियों क्या आता है? मैं कहूंगा E आता है, तो E एक यहां पर है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया क्योंकि CE कहीं और ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद L आता है, उसके बाद R, उसके बाद S, उसके बाद T, उसके बाद साथियों U। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर C है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, यहां पर अगर साथियों बात करें, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं आपके लिए। देखिए अब यहां पर आपको बताना आखिर ये है कि ये वाली जो आकृति है, ये वाली आकृति आपको बताना ये आकृति इसमें है, इसमें दिख रही है, या ये आकृति इसमें दिख रही है, या ये आकृति साथियों इसमें दिख रही है, मुझे बताइए। देखिए मुझे नहीं लगता कि इसमें ये आकृति दिख सकती है, और नहीं दिख रही है, इसमें भी नहीं दिख सकती है, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर थोड़ा थोड़ा मुझे सी का लग रहा है, कैसे लग रहा है मैं आपको बतला देता हूं। देखिए जैसे कि ये वाली ऐसे आई है ना, ये वाली ऐसे आई है, और ये यहां पर भी बनी हुई है, एक तो ये बन गई, ये बन गई। उसके बाद साथियों एक आपकी ये ऐसे करके बन गई, और ये आ गई, और ये आ गई, ये आ गई, और उसके बाद साथियों ये आ गई। तो मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर सी में ये वाली आकृति अंतर्निहित है, अंतर्निहित है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, यहां पर 3 खाली जगह है।
अब आपको देखिए, ऐसा सवाल आपके एग्जाम में कभी भी आ जाए तो आप इस सवाल को साथियों कैसे करेंगे, सबसे बड़ा सवाल साथियों ये पैदा होता है। तो मुझे बताइए इस सवाल को आप कैसे करने की कोशिश करेंगे, फटाफट बताइए। एन है, खाली जगह है, के है, खाली जगह है, टी एन ओ के है, खाली जगह है, टी है, खाली जगह खाली जगह खाली जगह है, और फिर डी टी है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इनको आपको काउंट कर लेना है, कितने हैं टोटल लेटर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 15 लेटर हैं। तो मैं कहूंगा 5 5 का पेयर बना के देखें, बना के देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 ये अलग हो गया, 1 2 3 4 5 ये अलग हो गया, और 1 2 3 4 5 ये अलग हो गया। अब ये एक पेयर हो गया, ये अलग जोड़ा, ये अलग चीज हो गई। आप देखेंगे सबसे अंत में टी आ रहा है, यहां पर भी टी है, यहां पर भी टी है, और यहां पर भी टी है। अच्छा, उससे पहले यहां पर डी आया है तो यहां पर डी आ जाएगा, यहां पर भी डी आ जाएगा। बिल्कुल आप देख रहे हैं साथियों, अब हमें पूरा मिल चुका है, यानी कि एन ओ के डी टी। तो यहां पर एन है, ओ नहीं है, तो एन ओ के डी टी हो गया, एन ओ के डी टी हो गया। उसी प्रकार एन ओ के डी टी हो गया। अब आपको ये देखना है कि आपने अपने पेन से कौन कौन सी चीजें लिखी हैं, बस आपको इतनी सी बात देखना है। आपने लिखा है साथियों क्या, एन ओ, सबसे पहले ओ हो गया ये, फिर आपका ये डी हो गया, फिर आपका साथियों ये डी आ गया, फिर आपका आ गया एन ओ के। तो ऐसा कहां पर लिखा हुआ, मैं कहूंगा ऐसा तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, डी में बन रहा है बिल्कुल, ठीक है ना। चलिए 44 क्वेश्चन फिर से कराओ। 44वें क्वेश्चन में क्या है, देखिए 44वें क्वेश्चन में क्या है, मुझे ये बता दीजिए कि ये आकृति के, अच्छा इसको मोड़ने की अनुमति नहीं है क्या? ये आकृति आपको इसमें दिखाई दे रही है, कहां दिखाई दे रही है भाई साहब? ठीक है, ये दिखाई दे रही है। अगर मैं कहूं साथियों ऐसे करके, ये मैंने बनाया चौकोर करके, ठीक है, और मैंने ये बना ली, ये भी बन रही है। अच्छा, अब यहां पर ये बहुत छोटी है, इसमें ये लंबी बनाई गई, इसमें लंबी बनाई गई, थोड़ा कुछ लंबा भी तो बनाया होना चाहिए। और इसकी अगर बात करें यहां पर क्या बनाई जा रही है, ठीक है, यहां पर भी हम लोग देख लेते। देखिए अब यहां पर जो है ना, ये ऐसे करके चीज ये आई है, लेकिन यहां पर ये कोई ऐसे चीज नहीं आई है, नहीं चाहिए। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं बन सकती। बन साथियों यही सकती है। मैं इसको थोड़ा सा फ्रेश कर देता हूं, आप लोग फिर से इसको देख लीजिए, ठीक है ना। या और थोड़ा जूम कर दूं आपकी, चलिए और थोड़ा जूम कर देता हूं, देखिए, ठीक, देख लीजिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करता हूं साथियों अब आपकी समझ में आ चुका होगा। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि एक निश्चित कूट भाषा में DICTIONARI को 20 लिखा जाता है। उसके बाद पूछा जा रहा है कि MOBILITE को 16 लिखा जाता है। तो आपको बताना है साथियों कि TERMINATIO इनको क्या लिखा जा सकता है। चलिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है साथियों कि जितने लेटर यहां पर आए ना उस हिसाब से यहां पर लिखा जा रहा है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 है ना, 10, तो 10 को 20 लिख दिया गया है, डबल कर दिया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो 8 को साथियों डबल कर दिया गया है। उसी प्रकार इसको भी साथियों डबल कर देंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 है, डबल करेंगे 22 आ जाएगा। तो 22 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी वाले में। तो ऐसे सवाल साथियों आपसे यहां पर पूछे जा रहे हैं। चलिए अब उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे हैं कि साथियों 64 से, यानी कि 4 से जैसे 64 बनाया गया है, तो उसी प्रकार 5 से यहां पर 100 बनाया गया है। आपको बताने के 6 से यहां पर कौन सा नंबर बनाया जा सकता है, मुझे बताइए। यानी कि जो रूल इसमें लगा है, जो रूल इसमें लगा है वही रूल साथियों इसमें लगेगा, बस इतनी सी बात आपको देखना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बताइए क्या हो सकता है साथियों यहां पर आपका आंसर। देखिए अगर हम इस नंबर का स्क्वायर करा दें, यानी कि 4 का स्क्वायर करा दें, क्या करा दें साथियों, 4 का अगर यहां पर हम स्क्वायर करा दें तो 16 हो जाएगा। अभी 16 की गुणा अगर हम 4 से कर देते हैं तो ये हमें ये नंबर मिल जाएगा 64। उसी प्रकार अगर हम 5 का स्क्वायर करा दें तो हमें 25 मिल जाएगा। तो हम साथियों 25 की स्क्वायर किससे करा दें, 25 की गुणा अगर 4 से करा दें तो हमें ये नंबर मिल जाएगा 100, 25 चौक 100 होते हैं। उसी प्रकार 6 की गुणा अगर 6 का स्क्वायर कराते हैं तो 36 आता है। 36 की गुणा अगर हम 4 से कर देते हैं तो देख लीजिए 4 से गुणा करके 6 चौक 24 आपका हो गया, 4 3 12 13 14, यानी कि 144 मिल जाएगा। तो 144 क्या कहीं ऑप्शन में है, मैं कहूंगा बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए वाले में है, और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। चलिए तो अमन का, नीलम का, ठीक है,
प्रियंका का, नितेश का, रानी का, पूजा का, सभी का आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है आपके स्क्रीन पर। इस सवाल को देखिए और मुझे फटाफट बता दीजिए कि आपका राइट आंसर यहाँ पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा। चलिए भाई, यहाँ पर अगर बात करें साथियों, किसी विशिष्ट भाषा में राजू को WFOZ लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है साथियों? WFOZ लिखा जाता है। SITA को XNYF लिखा जाता है। तो मोनू को क्या लिखा जाएगा? बस इतनी सी बात आपसे यहां पर पूछी जा रही है, फटाफट साथियों बता दीजिए। साथियों जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को तुरंत आप लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए इसमें क्या है देख लेते हैं साथियों, इसमें आखिर है क्या। कहने के देखिए यहां पर अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे ना, थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको मालूम पड़ जाएगा कि R 18 पर होता है, प्लेस वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए, A 1 पर होता है, J 10 पर होता है, U 21 पर होता है। अच्छा इसकी अगर बात करें तो W 23 पर होता है, F 6 पर होता है, O 15 पर होता है और Z 26 पर होता है। तो ये 18 से 23 हुआ है, मैं कहूंगा 5 बढ़ाया गया है। 1 से 6 हुआ है, मैं कहूंगा 5 बढ़ाया गया है। 10 से 15 हुआ है, मैं कहूंगा 5 बढ़ाया गया है। 21 से 26 हुआ है, मैं कहूंगा 5 बढ़ाया गया। क्या यहां पर भी वही रूल लगा है? 19 पर होता है S, X होता है 24 पर तो 5 बढ़ाया गया है। I होता है 9 पर, N होता है 14 पर 5 बढ़ा गया, यानी कि इसमें भी हमें 5 बढ़ाना है। बस इतना सा काम आपको करना और कोई काम आपको यहां पर नहीं करना है। देखिए M होता है 13 पर 5 बढ़ाएंगे 18 हो जाएगा, 18 पर होता है साथियों R। O होता है 15 पर 5 बढ़ाएंगे 20 हो जाएगा, 20 पर होता है साथियों T। तो RT कहां पर लिखा हुआ है? RT सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। N 14 पर होता है, S आ जाएगा, U 21 पर होता है, 26 बोले तो Z आ जाएगा। तो RTSZ जिनका भी आंसर है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और बहुत अच्छे तरीके से साथियों आप इस सवाल को देखने की कोशिश करेंगे। चलिए तो यहां पर साथियों क्या क्या चीजें बताई गई हैं, उन थोड़ी चीजों को आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे बस इसमें। और इस टाइप के अगर सवाल की बात करें ना, ऐसा सवाल आपसे पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। चलिए तो थोड़ा सा दिमाग आप लोग लगाइएगा। यहां पर क्या क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि त्रिभुज लंबे व्यक्तियों को दर्शाता है। तो ये जो त्रिभुज है ना, त्रिभुज ये लंबे व्यक्तियों को दर्शाता है। क्या साथियों? ये लंबे व्यक्तियों को दर्शाता है, ठीक है। उसके बाद कह रहे कि जो वृत्त है ना, ये काली आंखों वाले व्यक्तियों को दर्शाता है। जो ये आपका वृत्त है ना, वृत्त साथियों गोला, ये काली आंखों वाले व्यक्तियों को दर्शाता है, ये काली आंखों वाले व्यक्तियों को दर्शा दिया, ठीक है। कहने के जो आयत है, ये आपका ये जो आयत है ना, ये आयत ये भूरे व्यक्तियों को दर्शाता है, ये भूरे व्यक्तियों को दर्शाता है, ठीक है, भूरे व्यक्तियों को दर्शाता है। कह रहे कि वर्ग जो है ना, वर्ग साथियों ये वर्ग आपका, ये वर्ग की अगर बात करें तो ये लड़कों को दर्शाता है। किसको? लड़कों को दर्शाता है। तो पूछा आपसे ये जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर उन लंबे और काली आंखों वाले लड़कों का निरूपण करता है जिनके बाल भूरे नहीं है। अब जिनके बाल भूरे नहीं है मतलब वो इसमें से नहीं होना चाहिए। अरे भाई भूरे व्यक्ति, वो लेटर जो है ना, वो लेटर इसमें से नहीं होना चाहिए, वो लेटर होना चाहिए लंबे व्यक्तियों में से, त्रिभुज में से, वो लेटर होना चाहिए काले व्यक्तियों में से यानी कि सर्किल में से, वो लेटर होना चाहिए लड़कों में से। तो मैं कहूंगा सी एक ऐसा ऑप्शन यहां पर है जो भूरा व्यक्ति नहीं है, बाकी वो लंबा व्यक्ति भी है, काला व्यक्ति भी है और लड़का भी है। तो मैं कहूंगा सी आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर साथियों, डेली आप लोग समय देखकर रोजाना 11 बजे उपस्थित हो जाएंगे, ठीक है ना। देखिए अब कहने के 5 सहेलियां हैं, भूमिका, राशि, श्वेता, विभा और अरुणिमा। ये पूर्व दिशा की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठी हैं, यानी कि एक पंक्ति बनी है और कह रहे कि सबका मुख किस तरफ है? सबका मुख साथियों पूर्व की तरफ है। तो कितने लोग हैं? 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 लोग हमने बना दिए। अब क्या क्या कहा जा रहा है उसको साथियों देखते जाइए। कह रहे कि भूमिका, विभा और श्वेता के बीच में बैठी है। अब देखिए भूमिका तो बीच में है विभा और श्वेता के, लेकिन ऊपर क्या विभा होगी या नीचे विभा होगी? ऊपर क्या श्वेता होगी या नीचे श्वेता होगी? अभी हमें नहीं पता है, तो इसलिए हम लोग थोड़ी देर के लिए स्किप कर देते हैं। उसके बाद इस लाइन को पढ़िए, कहने के राशि श्वेता के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो मान लीजिए श्वेता अगर हम यहां पर बनाते हैं, कहीं पर भी बना दीजिए, श्वेता
के बाईं ओर दूसरे स्थान पर राशि है, यानी कि राशि यहां पर आ जाएगी, राशि यहां पर बन गई, ठीक है ना। राशि की अगर बात करें तो राशि यहां पर बन गई, इतनी बात क्लियर है बिल्कुल। अच्छा, अब इस लाइन को पढ़िए, कहने कि भूमिका जो है ना, भूमिका ये विभा और श्वेता के बीच में, यानी कि श्वेता और विभा के बीच में कौन है, श्वेता और विभा के बीच में साथियों कौन है, भूमिका है। तो भूमिका यहां पर आ जाएंगी, भूमिका यहां पर आ जाएंगी। अब बची कौन है साथियों, एक सेकंड, क्या कहा गया है, एक सेकंड, थोड़ा सा मुझसे यहां पर मिस्टेक हो गई। मिस्टेक असल में ये हो गई कि कहा गया था कि श्वेता के बाईं ओर, अरे भैया इन सब का मुंह किस तरफ है, पूरब की तरफ है, तो इनका बायां इधर ही तो होगा, मैंने इधर गलती से कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर कहा गया है कि श्वेता के बाईं ओर राशि है, तो मैं कहूंगा राशि यहां पर आ जाएंगी, श्वेता और दूसरी तरफ है, मतलब दूसरी, एक दो दूसरी जगह पर। अब इसको देखिए, कह रहे कि भूमिका जो है ना, भूमिका ये विभा और श्वेता के, ठीक है ना, विभा और श्वेता के बीच में, तो साथियों विभा यहां पर बन जाएंगी, विभा यहां पर बन जाएंगी, तो मैं कहूंगा भूमिका कहां पर आ जाना चाहिए, भूमिका यहां पर आ जाएंगी। अब बचा कौन है साथियों, अरुणिमा बची हैं, ठीक है, अरुणिमा बची हैं, तो अरुणिमा आपकी यहां पर आ जाएंगी। तो मैं कहूंगा 5 लोग थे, पांचों की मैंने साथियों बैठा दिया, कहां कहां पर, तो कह रहे हैं कि दक्षिण छोर पर कौन सी लड़की बैठी है, दक्षिण छोर पर विभा बैठी है, तो विभा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट है। साथियों आप मुझसे पहले आंसर निकालने की कोशिश करा करिए, क्योंकि मैं तो थोड़ा सा आपको समझा रहा हूं ना, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। आप कॉपी पेन लेके बैठो और तुरंत साथियों क्या सवालों के आंसर निकाल के आप कमेंट सेक्शन में बता दो, क्योंकि नजर लगातार मेरी कमेंट की तरफ बनी हुई है। चलिए खैर, अगले नंबर का साथियों सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए साथियों और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर जो है ना वो किस ऑप्शन के साथ जा सकता है। देखिए कहा जा रहा है यहां पर कि कथन आपके सामने है और आपके सामने निष्कर्ष हैं। कितने निष्कर्ष हैं, 2 निष्कर्ष हैं। कह रहे कि सभी एंजाइम विटामिन है, तो मान लेते हैं साथियों ये क्या हो गए, ये आपके एंजाइम हो गए, और सभी एंजाइम जो है ना, सभी के सभी एंजाइम क्या हो जाएंगे, सभी के सभी एंजाइम विटामिन हो जाएंगे, तो सभी के सभी एंजाइम यहाँ पर विटामिन हो गए। उसके बाद कहने के सभी विटामिन कार्बोहाइड्रेट हैं, तो ये सभी के सभी विटामिन क्या हो गए, सभी के सभी विटामिन कार्बोहाइड्रेट हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अब निष्कर्ष को पढ़िए और मुझे बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष गलत है। कहा जा रहा है साथियों यहां पर कि सभी एंजाइम कार्बोहाइड्रेट हैं, सभी एंजाइम, बिल्कुल साथियों सभी एंजाइम कार्बोहाइड्रेट हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के अंदर एंजाइम आ रहे हैं, तो सभी एंजाइम कार्बोहाइड्रेट है, ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। कोई भी एंजाइम कार्बोहाइड्रेट नहीं है, कोई भी एंजाइम कार्बोहाइड्रेट नहीं, ये तो बात गलत है, और गलत 2 तरीके से होगी, इसको पढ़कर ये गलत होगी, और अगर बात करें जब कथन पॉजिटिव में हो, जब दोनों कथन पॉजिटिव में हो, तो नेगेटिव में निष्कर्ष नहीं हो सकता, अगर होता है तो उसको हम गलत मानते हैं। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि ऑप्शन नंबर यानी कि केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, और जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, तो अब यहां पर हम लोग मैथ के एकदम टॉप लेवल के साथियों क्वेश्चंस यहां पर देखेंगे, सभी के सभी मैथ के बहुत शानदार सवाल आप लोग यहां पर देखेंगे, एक एक करके सभी चीजों को यहां पर हम लोग देखेंगे। तो मैथ का पहला सवाल है साथियों, अच्छे लेवल का है साथियों। वीडियो को जिन्होंने लाइक नहीं किया तो तुरंत वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, वीडियो को अगर शेयर नहीं किया तो शेयर भी अपने मित्रों के साथ जरूर कर दीजिए, और डेली आप लोग आ जाया करिए, थोड़ा सा समय निकाल के, तकरीबन 40-45 मिनट की आपकी ये क्लास होगी। देखिए यहां पर अगर बात करें 5 विषयों में अमित, क्या 5 विषयों में अमित के प्राप्तांकों का औसत 72 है, यानी कि 5 विषय हैं। कितने विषय हैं, 5 विषय हैं, जिनमें से जो 5 विषयों में से इनके जो औसत अंक आते हैं वो 72 आते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 5 विषयों के कुल मिला के अंक कितने बनेंगे, तो 72 की गुणा आपको 5 से करनी होगी। 72 की गुणा 5 से हम कर देते हैं, 7 दूना 7 पंजे 35, और आपका कितना 5 दूना 10, 1 लग गया, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, और एक आपका 36 हो जाएगा। यानी कि अगर बात करते हैं 5 विषयों में कुल मिला के उसको कितने अंक मिले, तो 360 अंक मिले, ठीक है। उसके बाद यहां पर अगर बात करें, कह रहे कि यदि इन 3 विषयों में से, यानी कि 5 विषय तो थे,
यानी कि अगर 3 विषयों की बात करते हैं तो 3 विषयों के कुल प्राप्तांकों का औसत उसका 70 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 विषयों में कुल मिला के उसको कितने अंक मिले, तो 7 या 21 यानी कि 210 अंक उसको मिले। तो कहने के शेष विषयों के प्राप्तांकों का औसत कितना होगा। शेष विषय कितने बचे, अरे भाई 2 ही तो शेष विषय बचे, तो शेष विषय कितने बच जाएंगे साथियों, 2 बच जाएंगे। तो कहने के तो शेष विषयों के प्राप्तांकों का औसत क्या है, तो अगर ये 5 विषयों का कुल मिला के योग है, ये 3 विषयों का है। अगर 360 में से 210 को घटा देते हैं तो हमें साथियों 2 विषयों में कुल मिला के अंक कितने हैं मिल जाएंगे, तो यहां पर साथियों 150 आ जाएगा। यानी कि ये 2 विषयों के कुल मिला के अंक हैं, ये 2 विषय है। औसत निकाल ले, इनको कट कर लो, औसत कितना निकलेगा साथियों 75 आपका औसत निकल जाएगा और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए आपकी स्क्रीन पर है साथियों, कहने के ए है, बी है, सी है, ये किसी काम को 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन में करता है। यानी कि 3 बातें हैं, ए किसी काम को अगर 5 दिन में करता है, बी उसी काम को 6 दिन में करता है और सी उसी काम को 8 दिन में करता है। यानी कि यदि वो एक साथ काम करते हैं और कार्य के लिए उन्हें 2950 रुपए प्राप्त होते हैं, तो बी को इसमें से कितनी धनराशि मिलेगी। देखिए, यानी कि अगर हम एक ऐसा नंबर ले लें जो कि इन तीनों के पहाड़े में आए, या अगर ऐसे ना करो तो इनका एलसीएम भी आप ले सकते हो। इनका एलसीएम मान लो हम निकालने चाहते हो 120 निकलेगा। यानी कि एक ऐसा नंबर जो 5 से भी कटे, 6 से भी कटे, 8 से भी कटे, वो नंबर यहां पर रखना होता है। ठीक है, अब हम बात करें ये कितनी बार में जाएगा। 5 दूना 10, 2 गया 20 हो गया, 5 चौका आपका 20 हो गया, 6 दूना 12, 0 आ गया। इसकी अगर कट करें साथियों 8 एकम 8, 4 गया 40 हो गया, 8 पंजे 40। यानी कि कहने का मतलब यह है कि सी एक दिन में 15 काम करता है, ए एक दिन में 24 काम करता है और बी एक दिन में 20 काम करता है। एक दिन में जितना जितना ये काम कर रहे हैं ना, उसी के अनुपात में इनको पैसा मिलेगा। यानी कि अगर ए को, ये भी कह सकते हैं ए को 24 मिले तो बी को 20 मिलेंगे, सी को 15 मिलेंगे। ठीक है ना। चलिए, अच्छा कहने के टोटल मिला के उनको 2950 रुपए मिले हैं, तो बी को कितना रुपए मिले, बी को मिले हैं 20 रुपए, तो 20 यहां पर आ जाएगा, नीचे इन सब का योगफल आ जाएगा। क्या दिक्कत है, 4 5 9 हो गया आपका, और 9 हो गया तो ये कितना गया 4 5, तो ये आपका साथियों 59 आ गया। 59 से अगर 295 या 2950 कट करे तो मुझे लग रहा है साथियों 59 पंजे 295 होते। देखिए जरा, 9 पंजे 45 हो गया, बिल्कुल साथियों। ठीक है, 259 एकम 59, 59 पंजे 295 हो गया, 0 लग गया तो साथियों मैं कहूंगा 50 की 20 से गुणा करेंगे 1000 यहां पर आ जाएगा। तो मैं कहूंगा बी को कितने रुपए मिलेंगे, बी को 1000 रुपए मिलेंगे और ये आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सर हिंदी क्लास कब होती, हिंदी भी इसी में हुई थी। ठीक है, हिंदी भी शुरू में सबसे पहले 11 बजे आपकी क्लास होती, हिंदी के 20 क्वेश्चन, जीके जीएस प्लस करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन, उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन, उसके बाद मैथ के क्वेश्चन। तो अगर आपने क्लास मिस कर दी है तो आप डेली 11 बजे आ जाइएगा। ठीक है ना। चलिए खैर, अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करें साथियों, क्या कहा जा रहा है आपसे, कहा जा रहा है कि एक मिश्रण है और इस मिश्रण की अगर बात करें तो इस मिश्रण में एल्कोहल है और जल है। मिश्रण में एल्कोहल और जल का अनुपात 3:4 है। अगर एल्कोहल 3 है तो जल 4 होगा। कहने कि इसमें 8 लीटर पानी मिलाया जाता है, यानी कि 8 लीटर अगर जल मिला देने पर एल्कोहल और जल का अनुपात 5:8 हो जाता है। तो मिश्रण की मूल मात्रा कितनी है, इतनी सी बात आपसे यहां पर पूछी जा रही है। देखिए, हमें पता है कि 3x और 4x के अनुपात में है एल्कोहल और जल का अनुपात। कहने कि इसमें 8 लीटर जल मिलाया जाता है, तो जल का अनुपात क्या है, 4 वाला, यही तो है ना। तो इसमें 8 लीटर हमने जल मिला दिया। तो कहने कि जब जल मिला दिया जाता है तो एल्कोहल और जल का अनुपात 5:8 हो जाता है, तो 5:8 हो गया। ठीक है ना। ये मतलब ऐसा किया गया, इसमें 8 लीटर मिला दिया तो इसका अनुपात ये बन गया 3:4 से। तो कहने मिश्रण की मूल मात्रा कितनी, मिश्रण की मूल मात्रा कितनी है, 3:4 है। यानी कि टोटल मिलाएंगे तो 7 हो जाएगी, यानी कि 7x है। तो आपको 7x की वैल्यू निकालना है। मिश्रण की मूल मात्रा 7x है, यानी कि इसमें से x का मान निकाल लो, फिर जो x का मान निकले उसकी गुणा 7 से कर दो, वही तो एक मिश्रण की मूल मात्रा होगी। चलिए कैलकुलेट करते, 8 तियां कितने हो जाएंगे साथियों, 24x हो जाएंगे, 5 चौक आपके 20x हो जाएंगे और 8 पंजे साथियों 40 हो जाएंगे। तो 24x हो गया, ये बराबर के उधर है, इधर आएगा तो माइनस का 20x हो जाएगा, बराबर साथियों 40 हो जाएगा।
24x में से 20x जाएगा तो 4x बचेगा बराबर 40 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। x बराबर साथियों 40/4 आ जाएगा, कटेगा तो x बराबर यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो बस x का मान 10 निकल गया, तो 7 × 10 कर लो, यानी कि 70 लीटर आपका क्या आ जाएगा, 70 लीटर मिश्रण की मूल मात्रा आ जाएगी। और 70 लीटर कौन से ऑप्शन में है, मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर बी वाले में है। चलिए भाई, तो जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। चलिए, तो रिपीट हो गया। अगला देखिए, अब इस सवाल को देखिए और देखिए कि अगर ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप कैसे क्या करेंगे। फटाफट साथियों मुझे देखकर यहां पर आंसर आप लोग बता दीजिए। चलिए, कह रहे हैं कि 4 संख्याएं हैं और ये संख्याएं अनुपात में दे रखी हैं, ठीक है। अनुपात में साथियों दे रखी हैं, कह रहे हैं कि 2:3:5:7 के अनुपात में, और उनका महत्तम समापवर्तक 6 है। तो कह रहे हैं कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अगर वर्ग करा दिया जाए और उनको आपस में जोड़ दिया जाए तो आंसर क्या होगा। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, कभी भी अगर ऐसा सवाल आपके सामने आ जाए कि संख्याओं का अनुपात आपको दे रखा हो और आपको HCF दे रखा हो, यानी कि महत्तम समापवर्तक आपको दे रखा हो, तो आपको पहले अनुपात की गुणा महत्तम समावर्तक से निकालना है, वो पहली संख्या होगी। दूसरी संख्या निकालने के लिए दूसरे अनुपात की गुणा HCF से कराना है। तीसरे अनुपात की गुणा अगर HCF से करा दी तो वो तीसरी संख्या हो जाएगी, और चौथे अनुपात की गुणा अगर HCF से करा दी तो वो चौथी संख्या हो जाएगी। लेकिन यहां पर हमें सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या की चीज चाहिए है, ठीक है। तो HCF की गुणा सबसे बड़ी संख्या से कराएंगे, 7 से कराएंगे, 7×6 42 आ जाएगा। सबसे छोटी संख्या से कराएंगे, 6×2 12 आ जाएगा। कहने कि इन दोनों संख्याओं का वर्ग निकालिए, तो इनका वर्ग निकाल लेंगे और आपस में दोनों को जोड़ दीजिए, आपस में दोनों को जोड़ देंगे। तो आपको बताना है कि अब आंसर यहां पर क्या होगा। 12 का स्क्वायर तो 144 हो जाएगा, 42 का स्क्वायर नहीं पता है आपको भी हमें भी, तो 42 का स्क्वायर निकाल लेंगे। 2×2 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4×2 8, 4×4 16 हो जाएगा, 4 आ गया, 16 आ गया, 1764 हो जाएगा। यानी कि 1764 प्लस 144 कितना हो जाएगा, मैं कहूंगा साथियों यहां पर अगर बात करें 4×4 8 हो गया, 10 हो गया, ठीक है। यानी कि ये आपका 9 आ गया, ये एक 1908 हो जाएगा। तो 1908 यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिनका आंसर 1908 है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। बस साथियों हो गए, इतने सवाल थे। तो कुछ चुनिंदा क्वेश्चन साथियों यहां पर हम लोगों ने देखे। मैं कहूंगा साथियों ये क्लास आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइएगा।